गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक वैष्णव। एमटी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th क्लास के मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं आपके, जैसे हमारा एलडीसी का हो गया है, जैसे हम बात करें हमारे ग्रुप डी के, ठीक है, इसी प्रकार के इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा आज। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें फर्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं। यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी तथा माता का रक्त बी हो तो संतान के रक्त वर्ग बी होने की संभावना कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हमें पता है कि नर का रक्त समूह क्या है, ए और बी, और मादा का क्या है हमारे पास, मादा का मान लीजिए, माता का मान लीजिए नरिया। ठीक है, मादा का हमारे पास है यहाँ पे बी। ओके, हमने पढ़ा था कि ए बी रक्त समूह से उपस्थित जो जीन होते हैं वो जीन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आई ए और आई बी। हमारी कोशिका के अंदर क्या होता है, ए बी रक्त समूह जो होता है उससे संबंधित जीन कौन कौन से होते हैं, ए जीन और बी जीन। ये जीन जब दोनों प्रभावी जीन आपस में क्या होते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो मनुष्य के अंदर ए बी रक्त समूह उपस्थित होता है। इसी तरह हम बात करें बी की, तो बी के लिए हमने बात की थी आई बी। जब आई बी दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, समयुग्मन जी उपस्थित होते हैं अवस्था में, तो मनुष्य का रक्त समूह क्या होता है, बी होता है। और इन दोनों का जब हम आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। इसको पकड़ के इससे मैं क्रॉस करवाता हूं तो मेरे पास क्या होगा, आई ए आई बी। ओके, और आई ए आई बी किस रक्त समूह को शो करता है, ए बी रक्त समूह को। ब्लड ग्रुप जो है हमारा, ब्लड ग्रुप, ओके, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। इसको पकड़ के हम इससे क्रॉस करवाएंगे तो वापस हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए और बी। ओके, इसी तरह से हम बात करें बी और बी को हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास रक्त समूह क्या होगा, बी आएगा। क्या आएगा, रक्त समूह बी। इसी प्रकार इस जीन को और इस जीन को, देखिए मैंने क्या कहा, वही बात है कि अगर आई जीन ए और जीन बी ये दोनों उपस्थित होते हैं तो ए बी समूह उपस्थित होता है यहाँ। तो इस वाले को मैंने इससे क्रॉस करवा दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसी को अगले वाले बी जीन से जब करवाता हूं तो ए बी रक्त समूह हमारे पास बनता है। ठीक है, इसी प्रकार आई बी और आई बी जीन मिलकर क्या बनाते हैं, बी जीन बनाते हैं। ठीक है, बी रक्त समूह उपस्थित होता है। तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि आई ए और आई बी कौन सा ब्लड ग्रुप बनाते हैं हमारे पास, ब्लड ग्रुप ए और बी। ए बी ब्लड ग्रुप बनता है हमारा। ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है, ए और बी। ओके, और जब आई बी और आई बी जब एक साथ उपस्थित होंगे तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ए की कितने कितने परसेंट है, ए बी ये हैं 2 और ए बी बी कितने हैं, 2। तो टोटल मान लीजिए मैं इनको 100% मान लेता हूँ, मान लीजिए इनको मैं 100% मान लेता हूँ कि होने वाली संतान में जो रक्त समूह है कितना है, 100% था। उसमें से 50% क्या है, ए बी, और 50% क्या है, बी। तो हमें क्या बताना था कि बी रक्त समूह होने की संभावना कितनी है। बी रक्त समूह होने की संभावना हमारे पास होती है 50%। कितनी होगी, 50% होगी हमारे पास। ओके, 50% होगी। इसी तरह से हम बात करें एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। हमने पढ़ा था कि मेंडल का एक संकर जो अनुपात है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसका जीनोटाइप क्या था। हमने पढ़ा था कि F2PD के अंदर एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने पढ़ा था कि F2PD का जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या होता है बच्चों, फिनोटाइप होता है कि किसी भी जीव के बाहरी लक्षण को हम देखें, ठीक है,
बाहरी लक्षण को देखें तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप उस किसी भी जीव की कोशिका के अंदर जीनों की व्यवस्था कैसी होती है, वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है। तो हमें पता था कि F2PD के अंदर हमारा जीनोटाइप क्या था, हमारा जीनोटाइप था 1:2:1। 1:2:1 क्यों था, क्योंकि हमने देखा था कि F2PD में एक तो कैसा था हमारे पास, कैपिटल टी शुद्ध लंबा था, शुद्ध लंबा पौधा था, ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा था। इसी प्रकार मैं बात करूं, इसी प्रकार बात करें, दो हमारे पास क्या थे, दो हमारे पास विशुद्ध लंबे थे, अशुद्ध लंबे थे। ये लीजिए, ये क्या है हमारे पास, अशुद्ध लंबे, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मनजी लंबे भी कह देते हैं हम, ठीक है, विशुद्ध लंबे। ओके, और एक जो बचा हुआ था ये क्या था हमारे पास, बोना। ओके, ये कैसा था, बोना पौधा था, जिसे हम किससे शो करते हैं, कैप स्मॉल टी से शो करते हैं जिसको। और अब बात करें नेक्स्ट की, तो ये नेक्स्ट क्या है, 3:1। 3:1 किसका अनुपात है, 3:1 होता है इसी एक संकर क्रॉस का, क्या है ये, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप है, क्या है, फिनोटाइप, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप है। और हम बात करें 9:3:3:1 की, तो ये क्या होता है, जब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो प्रकार के क्रॉस करवाए थे, एक का नाम था एक संकर क्रॉस, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जिसमें मेंडल ने केवल एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया था। दूसरा है द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर नाम से पता लग रहा है कि जिसमें दो लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। उस द्विसंकर क्रॉस के F2PD में मेंडल को क्या मिला, F2PD के अंदर, F2PD के अंदर मेंडल को जो फिनोटाइप होता है, ये फिनोटाइप प्राप्त होता है। ओके, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बच्चों, फिनोटाइप का मतलब होता है कि उसके बाहरी लक्षण कैसा है, वो फिनोटाइप कहलाता है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत है। तो हमें पता है कि मनुष्य के, जो मनुष्य है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में हमें पता है, यदि मैं इनके जोड़े बनाता हूँ, तो इनके जोड़े बनाएंगे यदि हम, तो कितने जोड़े बनेंगे इसके, इसके बनते हैं हमारे पास 23 जोड़े, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, जोड़े हैं, 23 जोड़े हमारे पास बनते हैं। इस 23 जोड़ों में से एक जोड़ा हमारे पास ऐसा होता है जो मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण करता है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, 22+1 के नाम से लिखते हैं। 22+1 क्यों, क्योंकि 22 जोड़े तो क्या करते हैं, 22 जोड़े अब क्या करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। और जो एक जोड़ा है, ये जोड़ा क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र क्यों कहा, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए इसे हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो हमें पता है लिंग गुणसूत्र क्या होता है, नर के अंदर, नर की बात करें यदि, तो नर के अंदर हमें पता है कि 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं लिंग, एक तो होता है एक्स और एक होता है वाई। यदि बात करें हम मादा की, तो मादा क्या होती है, मादा के अंदर 2 समान प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम एक्स एक्स के नाम से जानते हैं। हमें पता है इनसे क्या बनेंगे, युग्मक बनते हैं, इनसे युग्मक बन जाएंगे। तो युग्मक क्या बनेगा, एक तो एक्स बनेगा, एक बनेगा वाई, एक एक्स बनेगा और एक वाई बनेगा, सॉरी इसमें एक्स बनेगा। ओके, तो नर के अंदर 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक्स और एक वाई, और मादा के अंदर भी 2 ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, लेकिन वो दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो दोनों समान होंगे, तो इन दोनों का हम यदि क्या करवाते हैं, आपस में संकरण करवाएंगे, तो क्या होता है, एक्स एक्स हमारे को, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया कि मादा जब भी होगी तो मादा को किससे शो करते हैं हम, एक्स एक्स से, जिसे लड़की कह दीजिए या फिर मादा के नाम से कह सकते हैं हम,
इसी को गुणसूत्र को पुनः इसी से करवाएंगे अगले वाले से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स एक्स। अब जब बात करें इस वाले गुणसूत्र की, इस गुणसूत्र को इससे मिक्स करवा देंगे तो एक्स वाई हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट की बात करें, y को x से करवा देते हैं यदि संकरण, तो x और y हमारे पास मिल जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि इसके अंदर क्या है, 50% तो कितनी संभावना है गर्ल्स होने की और 50% बॉयज होने की क्या है, संभावना है। ठीक है, 50% तो बॉयज और 50% क्या है अपने पास, गर्ल्स होने की संभावना है। ओके, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अपने पास आंसर ये आएगा कि 50%, कितना आएगा, 50%। 50% संभावना है कि उसके लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुनिएगा कि एक ही स्थान पर रहने वाले, मान लीजिए गुणसूत्र हैं ये हमारे पास, ये गुणसूत्र हैं इस प्रकार के। तो इन गुणसूत्र जो इनके ऊपर क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं, इनके ऊपर जीन उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक ही स्थान पर उपस्थित होने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्तियां हो, अभिव्यक्तियां मतलब जो अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं हम। ठीक है, तो एक ही स्थान पर रहने वाले कई प्रकार के जीन, उन जीनों को हम किस नाम से जानते हैं, उन जीनों को हम बहुजीनों के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करें, बहु एलील क्या होते हैं। बहु एलील होता है कि किसी भी एक लक्षण के दो अलग अलग, हम बात करें दो अलग अलग विपरीत रूप होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, एक एलील ले लेता हूं, एक जीन है लंबाई का जीन, लंबाई का जीन जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके भी क्या होते हैं, दो एलील अपने प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। एक तो लंबेपन का जीन होता है और एक बोनेपन का जीन होता है। ठीक है तो लंबाई के ही जीन, लेकिन क्या है हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार के एलील मिलते हैं हमारे को, एक तो लंबेपन का एलील है और एक क्या है, बोनेपन का एलील है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ओकोजीन क्या होते हैं। ओकोजीन कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें, सह प्रभाविता जीन क्या होता है। ऐसे जीन जो खुद के प्रभाव को प्रकट करते हैं उनको प्रभावी जीन या सह प्रभावी जीन भी कह सकते हो आप। ठीक है, सह प्रभावित जीन क्या होते हैं, सह प्रभावी जीन, सह प्रभावित नहीं है तो इसको आएगा प्रभावित जीन आता है। प्रभावित जीन क्या होते हैं, इसमें ये नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रभावित जीन क्या है, हमने बात की कि एक लक्षण में उपस्थित जो एलील होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे लंबाई का मैंने एलील लिया, तो लंबाई का एलील एक तो लंबेपन का जीन होता है, एक बोनेपन का जीन होता है। ठीक है, इन दोनों में से एक एलील ऐसा होता है जो भावी पीढ़ी में क्या करता है, अपने लक्षणों को प्रकट करता है, उसको प्रभावी एलील कहते हैं या प्रभावी जीन के नाम से जानते हैं। और जो अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी एलील के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध लाल पुष्प तथा शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिलते हैं। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, इसको हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कैपिटल आर शुद्ध, जब एक ही लक्षण के दो समान एलील उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध या समयुग्मनजी हम कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे डबल आर, जो कैपिटल आर क्या है, ये शुद्ध लाल पुष्प को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, शुद्ध लाल को। ठीक है, शुद्ध लाल को प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल आर क्या करते हैं, किसी पौधे के अंदर सफेद पुष्प के लिए क्या है, उत्तरदायी है। सफेद या शुद्ध सफेद पुष्प के लिए क्या है, ये उत्तरदायी है। तो अब बात करें हम, जब इन दोनों का आपस में संकरण करवाते हैं तो हमें पता है हमें किस प्रकार की संतति प्राप्त होगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर।
तो कैपिटल आर स्मॉल आर के हिसाब से हमने जब मेंडल का प्रथम नियम पढ़ा था, प्रभाविता का नियम, तो उसके आधार पे क्या होना चाहिए, ये जो है हमारा कैपिटल आर, ये क्या होता है, प्रभावी होता है, ओके, और ये हमारे पास अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, ओके, अप्रभावी होता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमारे को कि ये जो प्रभावी एलील हैं ये क्या करते हैं, ये आने वाली पीढ़ी में क्या करते हैं, अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। और प्रदर्शित किस प्रकार करेंगे, मान लीजिए एक लंबे पौधे का और एक बोने पौधे का हम आपस में संकरण करवाते हैं, और उनसे होने वाली जो उत्पन्न होने वाली जो संतति है, तो हम उसमें क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि सारे के सारे पौधे मुझे क्या मिलते हैं, लंबे पौधे दिखाई देते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रभावी लक्षण हो गया। जो लंबाई, जो लंबापन है, ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, क्योंकि लंबाई ने खुद का प्रभाव दिखाया, और बोना जो पौधा था वो अपना प्रभाव प्रकट ही नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार जब मेंडल ने, हम बात करें मेंडल के नियमों को पढ़ने के बाद जब साइंटिस्टों ने आगे खोज की, तो उन्होंने क्या किया, 4 o'clock प्लांट के अंदर, जिसे हम श्वान पुष्प के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्नैप ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर लाल पुष्प क्या होते हैं, प्रभावी, और सफेद पुष्प होते हैं अप्रभावी। इन दोनों का आपस में संकरण करवाया जाता है। तो संकरण करवाने के पश्चात हमें नई प्रकार की पुष्प मिलते हैं, जिसे गुलाबी पुष्प उत्पन्न होते हैं। ठीक है, गुलाबी पुष्प या गुलाबी रंग के पुष्प हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रभाविता का नियम तो कहीं लागू हो ही नहीं रहा है, हमें यहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे गुलाबी पुष्प हमारे को मिलते हैं। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास थर्ड वाली, गुलाबी पुष्प होने वाली, तो इसमें प्रभाविता का नियम क्या हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है, यहाँ पे लागू नहीं होता है प्रभाविता का नियम। तो इस प्रकार के, आपको मैं बताऊं, इस प्रकार के जो फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता के नाम से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि एक जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन को अपने प्रभाव प्रदर्शित करने से रोक नहीं पाता। ठीक है, प्रभावी, मान लीजिए जो गुलाबी आर है, शुद्ध लाल, ये प्रभावी लक्षण है, अपने प्रभाव को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन सफेद वाले पुष्प को अपना प्रभाव क्या, इनको दबा नहीं पाते, सप्रेस नहीं कर पाते, डोमिनेट नहीं कर पाते, इसलिए इनका मिक्स रूप हमें दिखाई देता है। इसी को, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम अप्रभाविता के या अपूर्ण प्रभाविता के नाम से, अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। ओके, ये किसके अंदर खोजी गई थी, इसकी खोज श्वान पुष्प में की गई थी। ठीक है, जिसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, श्वान पुष्प के अंदर की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है कि हमने क्या किया, लाल पुष्प और सफेद पुष्प का आपस में संकरण करवाया, और संकरण कराने के पश्चात हमें नए प्रकार के पुष्प मिले। इस घटना को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, और किसमें खोजी गई है, श्वान पुष्प के अंदर खोजी गई है। इसी प्रकार हम बात करें सबसे अधिक, अच्छा, पूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता होती है हमारे पास, कि आपको मैंने पिछली बार बताया था, ये देखिए, पूर्ण प्रभाविता क्या होती है, पूर्ण प्रभाविता होती है कि अपने आप में सारा प्रभावित हो चुका है। जैसे हमने आपको पहले भी उदाहरण बताया था मेंडल का, जो प्रभाविता का नियम है, उसमें जो लंबे पौधे हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, दूसरे पौधे पर, दूसरे लक्षणों पर प्रभावी हो जाते हैं, उसको पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और संकर क्या होता है, देखिए संकर क्या होता है, संकर आपने नाम सुना होगा, संकर बीज, संकर बाजरा। तो ये होते क्या हैं, ये जनकों से प्राप्त उच्च क्वालिटी के होते हैं, जिसको हम संकर के नाम से जानते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक जनक लिया जो कम पानी में उगता है, ठीक है, और एक जनक लिया जिसकी क्या है, अधिक पानी में उगता है, लेकिन उसकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा, पैदावार क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसका क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों का आपस में संकरण करवाते हैं, तो हमें कम पानी वाली और अधिक उत्पादन करने वाले बीज मिल जाते हैं। ऐसो को हम क्या बोलते हैं, संकर बीज के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं। तो सबसे कम और सबसे अधिक, अभी मैंने आपको बताया था कि मानव के अंदर 21 प्लस क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो सबसे अधिक की संभावना क्या हो सकती है, सबसे अधिक की संभावना हो सकती है कि 21 प्लस एक्स एक्स आ जाए, ठीक है, एक्स एक्स वाई आ जाए। तो ये संभावना होती है हमारे पास अधिक वाली। और कम वाली संभावना क्या होगी हमारे पास, कम वाली संभावना होती है एक्स 21 एवं एक्स और या वाई या तो एक्स आ सकता है यहाँ पे या वाई आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस लंबे एवं बौने मटर के पौधों को समान अनुपात देता है। तो समान अनुपात देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, कई प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। कैपिटल टी है कि नहीं, हमने पढ़ा था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर जब इन दोनों का आपस में संकरण करवाते हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी का हम क्या करवाते हैं आपस में जब संकरण करवाते हैं, तो हमें पता है कि सभी के सभी 101% पौधे क्या होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं हमारे को। ओके, लंबे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी का हम क्या करवा दें, आपस में संकरण करवा दें, जैसा कि इसमें दे रखा है। हम बात करें इसकी कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ओके, इन दोनों का आपस में संकरण करवाते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या प्राप्त होता है। इससे बनने वाले, आप इसको चेक भी कर सकते हो खुद से, हमें पता है कि किसी भी पौधों के अंदर क्या होते हैं, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसके जैसे सेम टू सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी। इन दोनों को आपस में संकरण करवाएंगे जब हम तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को मैंने वापस इससे संकरण करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को वापस से हम पुनः जब आपस में करवाते हैं संकरण करवाते हैं तो हमें यही प्राप्त होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने क्या देखा, हमें विषम युग्मनजी बी कितने मिले, 50% मिलते हैं, और जो ये सम युग्मनजी बौने पौधे हैं ये भी कितने मिलते हैं, 50% मिलते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था, आप पढ़ सकते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि लंबे और बौने मटर के जो पौधे हैं उनका आपस में संकरण करवाते हैं तो समान अनुपात किस में प्राप्त होगा, हमें समान इसके अंदर प्राप्त होता है, समान अनुपात ऑप्शन नंबर बी के अंदर। यही हमारा ऑप्शन जो बी है ये अपना आंसर है। इसी टाइप से आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्परिवर्तन की दर किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, पहले इस फिनोमिना को समझना बहुत ज़रूरी है कि उत्परिवर्तन होता क्या है। तो आपको मैं बताऊं बच्चों, उत्परिवर्तन में हम देखते हैं कि किसी भी एक कोशिका के अंदर, कोई भी एक कोशिका है, उन कोशिकाओं के अंदर हम देखते हैं कि गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार के दिखते हैं। जो ये गुणसूत्र है हमारा, इन गुणसूत्रों के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। क्या होता है, डीएनए हमें मिलता है, आप पढ़ेंगे। तो डीएनए क्या है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम कहते हैं, डीएनए पाया जाता है। इन डीएनए के अंदर क्या होता है, इन डीएनए के अंदर छोटे छोटे डीएनए के खंड पाए जाते हैं, डीएनए के खंड पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम जीन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मान लीजिए हमारा डीएनए, उदाहरण के तौर पर ये हमारा डीएनए है, ओके, ये हमारा क्या है, डीएनए। इस डीएनए के अंदर ये जो छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, इस प्रकार के जो छोटे छोटे खंड पाए जाएंगे, उन खंडों को हम क्या नाम देते हैं,
उन खंडों को, इन खंडों को हम क्या नाम देते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, इन जीन में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्परिवर्तन के नाम से। कि यदि जीन में अकस्मात, या हम कह सकते हैं कि अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। या हम परिभाषा के हिसाब से बात करें कि जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो हमारे को पता है, हमने पढ़ा अभी अभी कि जो जीन होते हैं वही जीन क्या करते हैं? एक जीव के अंदर क्या करते हैं? लक्षण को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? लक्षण को उत्पन्न करते हैं, लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। ओके, ये लक्षणों को उत्पन्न करेंगे तो हमें क्या पता है? लक्षणों को उत्पन्न करते हैं तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोशिका के अंदर एक जीन उपस्थित था जो आपकी आंखों के लिए था, ठीक है। उसके अंदर अचानक से कोई परिवर्तन आ जाता है। अचानक परिवर्तन होने के बाद आप क्या देखते हैं? आप देखते हो कि जो इंसान की आंखें हैं उनके अंदर और भी कलर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे नीला कलर भी होता है, काला कलर भी होता है, भूरा कलर भी होता है। तो उत्परिवर्तन यही होता है। और इस उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाली दर क्या, कौन कौन सी होती है? तो देखिए, उत्परिवर्तन को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तापमान, एक्सरे, गामा रे। इसका उत्तर आएगा हमारे पास सभी। उत्परिवर्तन तापमान से भी प्रभावित होता है, एक्स किरणों से भी प्रभावित होता है, गामा किरणों से भी क्या होता है? प्रभावित होता है। इन सभी से प्रभावित होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अनुवांशिकी बीमारी को फिनोटाइप रूप से सामान्य लेकिन वाहक महिला से कुछ पुरुषों में स्थानांतरित किया जाता है तो वह बीमारी कौन सी बीमारी होती है? उसको क्या कहते हैं? उदाहरण के बताइए, उसका नाम क्या है? तो हमने पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर कुछ जीन्स कहां पर उपस्थित होते हैं? लिंग के गुणसूत्रों पर भी उपस्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एक आनुवांशिक बीमारी का फिनोटाइप, ठीक है। एक बीमारी का नाम हम पढ़ते हैं जिसको हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। बहुत ही नामी बीमारी है हीमोफीलिया, ठीक है। एक तो हीमोफीलिया क्या होती है? राजशाही जो क्वीन विक्टोरिया है उनके अंदर पाया जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है? खून की कमी होना हीमोफीलिया कहलाता है, ठीक है। अब हीमोफीलिया के अंदर आपको मैं बात बताऊं, इस बीमारी से रिलेटेड जो जीन होते हैं वो लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्र आपको पता है, मादा के लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो हमें पता है कि मादा के अंदर क्या होता है? एक्स और एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ये क्या है? हमारे लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्रों के ऊपर ही एक जीन पाया जाता है। वो जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो हीमोफीलिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमें इस महिला को हम वाहक महिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाहक महिला के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं के अंदर दो एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। एक गुणसूत्र मान लीजिए खराब भी हो जाता है तो दूसरे वाले से काम चल सकता है। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं खुद तो रोग ग्रसित नहीं होती हैं, परंतु ये रोग की वाहक जरूर हो सकती है, ठीक है। रोग की वाहक जरूर हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि महिलाओं के अंदर एक गुणसूत्र जिसके ऊपर कौन सा जीन है? हीमोफीलिया का जीन है। इस हीमोफीलिया के जीन के ऊपर हम बात करें, यदि इसका विवाह हम किसके साथ करा देते हैं? सामान्य पुरुष के साथ करवा देते हैं, ठीक है। सामान्य पुरुष हमने देखा एक्स वाई, ठीक है। तो इनकी संतानों में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? इनकी संतानों में जो पुरुष होते हैं वो पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, एक्स गुणसूत्रों से रिलेटेड या लिंग गुणसूत्रों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उनको
क्या बोलते हैं, लिंक गुणसूत्रों को इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज भी कह देते हैं। क्रोमोसोमल डिजीज के नाम से या सिंड्रोम के नाम से भी आप कह सकते हैं उनको कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज, ओके, रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि सेक्स से जुड़ा, सेक्स गुणसूत्र से जुड़ा पुनरावृत्ति, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ये जो बीमारी है कौन सी बीमारी कहलाती है, सेक्स गुणसूत्र से जुड़ी पुनरावृत्ति, ठीक है। सेक्स गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनसे उनकी उपस्थिति जो क्या होते हैं, जीन होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, वो बार बार आ जाते हैं जनरेशन के अंदर। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज के नाम से हम जानते हैं। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था। मेंडल ने ये जांचने के लिए जो प्रभावी लक्षण वाले जो जीन होते हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया कि प्रभावी लक्षण, उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक बौने पौधे और लंबे पौधे का क्या किया, आपस में जब संकरण करवाया तो संकरण कराने के पश्चात उन्होंने लंबा पौधा और बौने पौधे का क्या किया, जब आपस में संकरण करवाया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन्हें विषम युग्मनजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब दो समान एलील उपस्थित, जब दो समान जीन्स एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध लंबा पौधा कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो कैपिटल टी है वो किसको शो करता है, वो लंबाई को शो करता है और प्रभावी जीन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध लंबा पौधा कहते हैं। ओके, शुद्ध लंबा पौधा कहेंगे। अब बात करें कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी की बात करें। स्मॉल टी जो है हमारा बोनेपन के जीन को प्रदर्शित करता है, और जब दोनों जीन बोनेपन के एक साथ आते हैं तो जो पीढ़ी होती है वो भी कैसी होती है, छोटी होती है, बोनी होती है, इसलिए इसे हम शुद्ध बोने के नाम से जानते हैं। ओके, शुद्ध बोनों के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट की बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो पौधे हैं ये पौधे भी किस प्रकार के होते हैं, दिखने में लंबे होते हैं, लेकिन ये क्या आप इनको शुद्ध लंबे कह सकते हो, इसको हम शुद्ध लंबे नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर हमें एक छोटा कैपिटल टी भी मिलता है, ठीक है। ये उसी प्रकार का है कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम देखें, एक उदाहरण से बात करें कि किसी भी पानी के अंदर एक तो बिल्कुल क्लीन वाटर है, उस क्लीन वाटर के अंदर हम इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं तो हमें दिखाई देती है साफ, लेकिन जब हम बात करते हैं जीनों की, तो जीनों की व्यवस्था हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो मेंडल के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जब दो विषम युग्मनजी, जब दो विभिन्न प्रकार के जो एलील एक साथ उपस्थित होते हैं तो ऐसे पौधों को उन्होंने विषम या विशुद्ध या अशुद्ध, कुछ भी नाम बोल दीजिए, अशुद्ध लंबा पौधा या विषम युग्मजी लंबे पौधे के नाम से जाना, या विषम युग्मजी पौधे के नाम से उसका नाम दिया। तो हमने क्या देखा, हमें दो प्रकार के लंबे पौधे दिखाई दिए, एक तो शुद्ध लंबा है, एक विशुद्ध लंबा है, लेकिन जब इनको हम बाहर से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, दोनों के दोनों लंबे दिखाई देते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दो ट्विंस है, उन ट्विंस में से आपको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों की हाइट वेट सब सेम होती है, लेकिन उसमें से आपको पता है कि किसका नाम सुरेश है, किसका नाम रमेश है। तो उसी प्रकार का यह है हमारे पास कि कौन सा पौधा शुद्ध है और कौन सा पौधा अशुद्ध होता है। इस बात को ज्ञात करने के लिए मेंडल ने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस किया था, ठीक है, उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब प्रभावी लक्षण वाले
जब प्रभावी लक्षण वाले हैं ये दोनों, इनके अंदर क्या होता है, लंबे पौधे। जब लंबे पौधों का संकरण हम किसके साथ करवाते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले बोने पौधों के साथ करवाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। मैंने क्या कहा, प्रभावी लक्षण ये था, इसका क्रॉस जब मैं इसके साथ करवा दूं अप्रभावी वाले लक्षण के साथ, ये हमारे पास दो प्रभावी लक्षण थे, इन दोनों का क्रॉस में इसके साथ करवा देता हूं, तो हमारे पास दो ये ऑप्शन अगर मिलते हैं हमारे को इसके अंदर, वही इसका आंसर होगा। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी क्या है, हमारा आंसर है। ऑप्शन डी क्या है, हमारा आंसर है। हमने क्या देखा, शुद्ध, ये विशुद्ध लंबा पौधा है, इसका क्रॉस किसके साथ करवाया हमने, कैपिटल टी अप्रभावी लक्षण वालों के साथ करवा दिया। आपको यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि मेंडल के समय संबंध ज्ञात होता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम वह समझने में सक्षम नहीं होता। संबंध नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम कहेंगे लिंकेज। इसको हम क्या कहेंगे, लिंकेज बोलेंगे। लिंकेज जिसे हम सहलग्नता के नाम से भी जानते हैं। तो बताया गया है कि अगर मेंडल को पता होता कि सहलग्नता कुछ चीज होती है, ठीक है, तो क्या कौन से नियम को समझाने में असमर्थ होता वो। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र वर्गीकरण का जो नियम है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किसके ऊपर आधारित है, वह आधारित है इसी के ऊपर आधारित है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि यदि दो पौधों का, जब दो या दो से अधिक लक्षणों का हम क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं, तो उनका जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बिना एक दूसरे को प्रभावित करे क्या करते हैं, एक दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। इसी को हम स्वतंत्र वर्गीकरण या स्वतंत्र अपिवहन का नियम भी कहते हैं। स्वतंत्र अपिवहन का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपिवहन का नियम है कि दो या दो से अधिक जब लक्षणों का आप अध्ययन करते हो तो एक दूसरे से क्या होते हैं, बिना प्रभाव डाले एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। इसी को हम स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहते हैं। और इसका अपवाद क्या है हमारा, इसका अपवाद होता है लिंकेज। इसका अपवाद क्या है हमारे पास, इसका अपवाद है लिंकेज, जिसे हम सहलग्नता के नाम से भी जानते हैं। सहलग्नता के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल की सफलता के कारण निम्नलिखित में से कौन से थे। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हम बात करें, हाँ, तो शुद्ध रेखाओं या शुद्ध प्रजनन। उन्होंने क्या किया, शुद्ध पौधों का आपस में संकरण करवाया, ठीक है, वो भी एक बात सही है। उन्होंने एक ही समय पर एक ही चरित्र का क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे हमारी क्लासेस, सॉरी, हाँ, हमारी क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। मैंने आपको पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि मटर के पौधों के अंदर उन्होंने कौन कौन से काम किए थे जिसकी वजह से उनके जो प्रयोग है वो सक्सेसफुल हुए। तो उन्होंने क्या किया, एक ही टाइम पे क्या किया, एक ही लक्षण का अध्ययन किया, और दूसरा बात उन्होंने शुद्ध प्रजनन किया। उन्होंने मटर के शुद्ध पौधे और शुद्ध लंबे बोने पौधों का आपस में क्या करवाया, संकरण, और प्रयोगों का सांख्यिकीय अभिलेख किया। आपको जैसे आपको पढ़ाया पिछली बार, हमने क्वेश्चन में भी देखा 9:3:1। उन्होंने सांख्यिकी का नंबर्स का यूज किया। इसके अलावा उनको क्या लिंकेज और अधूरा ज्ञान, उनको क्या लिंकेज के बारे में पता नहीं होता कि लिंकेज भी कोई चीज होती है। उनकी किस्मत काफी अच्छी थी। लिंकेज क्या होता है कि किसी भी गुणसूत्र के ऊपर, एक ही गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, जब एक से अधिक जीन उपस्थित होते हैं और उनका क्या होता है, साथ में क्या होता है, यदि वंशागति होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा ई, ऑप्शन सभी। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी ऑप्शंस क्या है, सही है हमारे। ओके, ये ऑप्शन जो है सारे के सारे हमारे पास सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम उन जीवों के लिए सही नहीं है जो बारीकी से स्थित होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या है, उसका अपवाद क्या होता है, उसका अपवाद होता है लिंकेज होता है, सहलग्नता होती है। सहलग्नता क्या चीज है, मैंने आपको बताया अभी कि एक ही गुणसूत्रों पर उपस्थित बहुत सारे जीन, मान लीजिए यहाँ पे जीन है हमारे पास आंखों का जीन, और यहीं पर उपस्थित है हमारे बालों का जीन। तो ये जीन क्या है, आपस में जब पास पास में उपस्थित होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर की संभावनाएं घट जाती है और लिंकेज की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये पास पास में स्थित होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है, इसलिए इनकी वंशागति क्या होती है, होती जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज के नाम से जानते हैं। और स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है वो यही है कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जो हमारे पास क्या थे, जीन थे, ठीक है, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन लिख सकते हो आप, उपस्थित जीन की वजह से बारीकी से स्थित थे, इसलिए वो क्या है, इस नियम, ठीक है, लिंकेज लिंक्ड जीन जो होते हैं हमारे पास, सहलग्न जीन। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने बताया आपको कि सहलग्नता क्या होती है कि एक गुणसूत्र पर जब दो जीन आपस में उपस्थित होते हैं, पास पास में उपस्थित होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन जीनों को हम सहलग्न जीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सहलग्न जीन के नाम से जानते हैं, सहलग्न जीन के नाम से जानते हैं। और जब इनकी वंशागति दूसरी पीढ़ी में होती है, वंशागति दूसरी पीढ़ी में हो जाती है, इस प्रोसेस को, इस को हम क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम सहलग्नता कहते हैं। और सहलग्न जीन की वजह से ही क्या है, स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है वो फॉलो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट की बात करें, लिंकेज पर प्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। तो जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास डी, इसका ऑप्शन आएगा डी, कि जो लिंक जो कि बताना है कि लिंकेज पर प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो लिंकेज जो है उसको समझने के लिए इसमें से कौन सा वाला उपयुक्त होगा, हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे, क्योंकि हमने देखा कि लिंकेज की जो हम बात करें, लिंकेज जो है हमारा, लिंकेज की खोज किसके अंदर हुई थी, लिंकेज की खोज हुई थी ड्रोसोफिला के अंदर। तो ड्रोसोफिला के अंदर हमने देखा कि उनकी पंखों और आंखों की जो स्थिति है, जो पंखों का, मान लीजिए पंख और आंखों का जो रंग है वो क्या है, उनके जीन क्या है, दोनों जीनों की क्या है, आपस में बहुत दूरी कम थी, इसलिए उनको हम सहलग्न जीन कह देते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला के अंदर हमने क्या देखा, ड्रोसोफिला के अंदर आंखों से संबंधित जीन और पंखों से संबंधित जीन क्या है, आपस में पास पास में थे, इसीलिए हमने इसको लिंकेज जीन या लिंक जीन बोला। तो हमने क्या देखा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, इसका क्रॉस क्या करवाएंगे, स्मॉल वी, कैपिटल वी से। तो एक ड्रोसोफिला, नर ड्रोसोफिला लिया, एक मादा ड्रोसोफिला लिया हमने। तो एक के अंदर हमने क्या देखा, एक के अंदर आंखों का रंग क्या होता है, ग्रे, ग्रे होता है, और पंखों का रंग कैसा होता है, पंख कैसे होते हैं उसके, विकृत होते हैं। विकृत मतलब पंखों की डिजाइन अच्छी नहीं होती है, विकृत होते हैं। इसी प्रकार हम बात करें दूसरे ड्रोसोफिला मादा की, तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो बॉडी का शेप है, वो बॉडी का जो कलर है, या आंखों का कलर है, सॉरी, आंखों का जो कलर होता है वो सफेद होता है, ओके। और पंखों का जो आकृति होती है वो सामान्य होती है, पंखों की आकृति कैसी है, सामान्य। और जब इन दोनों का हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमें किस प्रकार की संतति प्राप्त होगी, हमें आपको पता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये क्या है, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ग्रे व सामान्य, ग्रे आंखों का, ग्रे आंखों वाले और सामान्य पंखों वाले क्या, ड्रोसोफिला में प्राप्त होते हैं। और जब इनका आपस में संकरण करवाते हैं तो हमें पुनः क्या होता है, हमें पुनः मादा या फिर जनक पीढ़ी मिल जाती है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता।
तो इसका ये एक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रश्न सामान्य हैं, जैसे इनफ है। ठीक है।